दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। लेखपाल स्पेशल और यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी के लिए बीजगणित मैं आपके लिए लेकर आया हूं और बीजगणित का ये पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन युगपत समीकरण कब बनता है, आज इसकी भी चर्चा करेंगे और इसकी पूरी प्रॉपर्टीज और कंडीशंस की बात करेंगे इस पूरे वीडियो में कि युगपत समीकरण कब एक सॉल्यूशन देता है, कब अनंत सॉल्यूशन देता है और कब कोई सॉल्यूशन नहीं देता। और इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे कि बीजगणित के साथ रेखा गणित में ये लीनियर इक्वेशन यानी जो रैखिक समीकरण होते हैं, इनकी मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो आज का वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप शुरू से अंत तक इसे जरूर देखिए। और आपने अभी इसकी पिछली वीडियोज नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले सभी वीडियो का जो अलजेब्रा से रिलेटेड है उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। युगपत समीकरण या लीनियर इक्वेशन क्या होता है और कब ये युगपत समीकरण के रूप में बनता है, युगपत समीकरण को कैसे हल करेंगे, ये सब चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन ये कैसा होता है और कैसा दिखता है। तो देखिए, ये हम ये कहें कि 4x + 5 = 0, ये भी एक रैखिक समीकरण है। और इसमें वेरिएबल जो x है उसको हम लोग चर राशि कहते हैं। चर राशि यानी इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है इसका मान बदलता रहेगा। तो ये एक वेरिएबल में रैखिक समीकरण है। दो वेरिएबल में कैसा हो सकता है, तो जैसे 3x + 4y = 12। अब इसमें देखिए, यहां पर x और y दो वेरिएबल है, यहां पर दो चर राशियां आ गई, दो वेरिएबल्स होंगे और 3 और 4 इनके कोफिशिएंट कहे जाते हैं, इनके गुणांक कहे जाते हैं। किसके किसके गुणांक है, x का गुणांक 3 है और y का गुणांक 4 है। अंग्रेजी में इसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो मैं इसलिए आपसे इन सब बातों का परिचय करा रहा हूं ताकि जब आगे हम लोग बात करेंगे तो आप इजीली इसे समझ सकें। तो ये दो वेरिएबल का समीकरण है। अब आपके मन में बात ये उठ सकती है कि क्या 3 वेरिएबल का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 4x + 3y - 6z = 20, हमने एक इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 वेरिएबल हैं, x, y और z। ये 3 वेरिएबल हैं, जहां पर x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 3 और z का कोफिशिएंट 6 है और 20 जो है कांस्टेंट नंबर है, यानी ये एक नियत या अचर राशि है। इसको अचर राशि भी बोलते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी रैखिक समीकरण कई वेरिएबल का हो सकता है। एक वेरिएबल से लेके अनंत वेरिएबल तक के रैखिक समीकरण हो सकते हैं। वेरिएबल बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन जो आपका कोर्स है उसमें एक या दो वेरिएबल या अधिकतम 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इन्हीं पर अपनी बात स्थिर रखेंगे। लीनियर इनको क्यों कहा जाता है? जब x और y जो वेरिएबल हैं इनकी घात 1 रहे तब इन्हें लीनियर यानी रैखिक समीकरण कहें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ज्योमेट्रिक में देखेंगे, ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में जो ax + by + c टाइप का जो इक्वेशन है वो एक सरल रेखा को बताता है, एक सरल रेखा निरूपित करता है। तो और इसी तरह का हमारा जो रैखिक समीकरण, इसीलिए इसका नाम रैखिक समीकरण भी पड़ा, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं इनकी घात 1 होती है, 1 होती है। तो ये एक घात होने के कारण ये एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो अगर रैखिक समीकरण है तो 2 सरल रेखा को निरूपित करेंगे, 3 है तो 3 सरल रेखा को निरूपित करेंगे।
अब चूंकि 2D में बात करेंगे तो दो ही उसमें वेरिएबल होते हैं, x और y। तो ज्यादातर जो लीनियर इक्वेशन है वो दो वेरिएबल के ही होंगे। तो दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन पर हम लोग बात करेंगे। जब दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन एक साथ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को x और y के मान के लिए सॉल्व किया जाए तो x और y के कब ये मान देंगे, कब मान नहीं देंगे। अगर ये x y के मान देते हैं और ये सॉल्व हो जाते हैं तो इन्हीं दोनों इक्वेशनों का एक साथ नाम होता है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण, और अंग्रेजी में युगपत समीकरण को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी जब दो लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल के होते हैं x और y में, या दो वेरिएबल के होते हैं, और उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं x y के लिए या उसके अननोन वेरिएबल के लिए, तब इस समीकरण का, इन दोनों समीकरणों को मिलाकर जो नाम होता है वो युगपत समीकरण होता है। अंग्रेजी में इसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशन यानी दो रैखिक समीकरण जब एक साथ लिए जाएंगे और उनको सॉल्व किया जाएगा तब युगपत समीकरण बनेगा। तो युगपत समीकरण लीनियर इक्वेशन में आप अंतर समझ गए। और जो युगपत समीकरण है वो दो सरल रेखाओं के बारे में भी बात करता है, या उन दोनों समीकरणों से दो सरल रेखा की भी बात निकलती है। तो ये सरल रेखा की भी समीकरण है। सरल रेखा के जो समीकरण होते हैं वो इसी प्रकार के निरूपित होते हैं, देखे जा सकते हैं। अब हम लोग इनकी शर्तों पर बात करेंगे कि कब दो ये लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन देंगे, कब सॉल्यूशन नहीं देंगे, और इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए उसकी अब बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो लीनियर इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन है, या इनको आप दो युगपत समीकरण कह सकते हैं। अब इनमें पहली शर्त है केस वन। यदि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी a1 a2 का जो रेशियो है वो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा, तब आपको यहां से मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी x y के अद्वितीय मान मिलेंगे, अद्वितीय मान प्राप्त होंगे। अच्छा, अब ये दो समीकरण के अद्वितीय मान क्यों प्राप्त होंगे? इनको ज्योमेट्रिकल मीनिंग में देखिए कि ये दो रेखाएं हैं, सरल रेखाएं। मान लीजिए L1 है और एक दूसरी सरल रेखा है, इसका नाम है L2। ये दोनों सरल रेखाएं, दोनों स्ट्रेट लाइन इस P पर काटती हैं। तो जहां पर ये कट करेंगी, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, वहां का जो x और y के मान होंगे वो कॉमन होंगे। इस बिंदु पर x और y के जो वैल्यू होंगे वो कॉमन होंगे। तो इन दो इक्वेशन से जो अलग अलग ये सरल रेखा बनाई गई हैं और जहां ये P बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो हल मिलेगा वो यूनिक हल मिलेगा, क्योंकि ये जो x और y के मान मिलेंगे वो अद्वितीय मिलेंगे, एक ही मिलेगा, एक से अधिक नहीं मिलेगा। तो अगर कोई रैखिक समीकरण
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है कि उसके x के कोफिशिएंट का अनुपात y के कोफिशिएंट के अनुपात के बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में दो रैखिक समीकरण का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या कहता है? केस 2 ये कहता है कि अगर इफ a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो जाए, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब बराबर हो जाएं, तब क्या होगा? जब बराबर हो जाएंगे तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी x बार y के अनंत हल मिलेंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे। अब इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिक मीनिंग यह है कि मान लीजिए कि ये एक सरल रेखा L1 और दूसरी सरल रेखा इसी के ऊपर सोई हुई, ये इसी के जस्ट ऊपर, ये L2, यानी दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई हैं, ये मान लीजिए। तो जब ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे पर हैं तो हर पॉइंट पर वो टच कर रही हैं, तो हर पॉइंट पर टच कर रही हैं, तो जहां जहां टच होगा वहां वहां एक्स वाई के वैल्यूज मिलेंगे, मान मिलेंगे, उनके हल मिलेंगे। इसका मतलब कि एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और दूसरी सरल रेखा पर भी अनंत बिंदु होते हैं, तो दोनों सरल रेखाएं अनंत बिंदुओं पर टच करेंगी तो अनंत हल मिलेंगे, और ऐसी रेखाओं को समपाती रेखाएं बोलते हैं। तो दो रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी वो समपाती रेखाएं हैं, यानी कोइंसिडेंट रेखाएं हैं, कोइंसिडेंस माने एक दूसरे के ऊपर हैं, तब ये कंडीशन होगी कि दो जो रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, x के और y के और कांस्टेंट सबके जो रेशियो होंगे वो सब बराबर होंगे। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तीसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 हो, लेकिन c1 अपान c2 न हो, ये न हो, c1 c2 के बराबर न हो, तब क्या होगा? तब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। कोई हल नहीं प्राप्त होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? कि ये तभी संभव है कि दोनों सरल रेखाएं पैरेलल हो जाएं। दोनों सरल रेखाएं जब वो एक दूसरे की पैरेलल होंगी, यानी L1 पैरेलल होगी L2 के, तो ये न इंटरसेक्ट करेंगी न एक दूसरे के ऊपर हैं। जब ये मिलेंगे ही नहीं तब इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कोई हल ही नहीं होगा। तो दो सरल रेखाएं या दो रैखिक समीकरण दिए हैं, तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। या तो दोनों रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल मिलेगा, या अनंत हल मिलेगा, या कोई हल नहीं मिलेगा। तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए अब हम लोग कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, जो दो रैखिक समीकरणों के बारे में आधारित होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन लेखपाल में भी पूछे गए हैं, एसएससी ट्रिपल एससी में भी पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे गए हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और फिर इस पर विस्तृत जानकारी और कॉन्सेप्ट को हासिल करते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है कि युगपत रैखिक समीकरण 2x - 3y = 3
और 6x माइनस 9y इक्वल टू 12 के कितने हल हैं। तो आपको दो समीकरण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2x माइनस 3y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 9y इक्वल टू 12। अब यहाँ से आपको a1 मिलेगा 2, b1 मिलेगा -3 और c1 मिलेगा 3। यहाँ से आपको a2 मिलेगा 6, b2 मिलेगा -9 और c2 मिलेगा 12। अब हम लोगों को देखेंगे कि a1 अपान a2 ये क्या है। a1 अपान a2 क्या है, 2 बटा, यहाँ पर देखिए 6 है तो 2 बटा 6 यानी 1/3। अब b1 अपान b2 की बात करते हैं, तो b1 देखिए यहाँ पर -3 है और b2 जो है -9 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 1/3 आ गया। अब C1 अपान C2 की बात करते हैं, तो यहाँ से C1 3 है और यहाँ C1 12 है, तो ये आ गया 1/4। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने ये देखा कि A1 अपान A2 ये बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन ये C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों सरल रेखाएं पैरेलल होंगी, यानी ये केस 3 होगा। केस 3 में क्या था कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 था, लेकिन C1 अपान C2 नहीं था। यही चीज यहाँ पर आ गया कि A1 A2 बराबर B1 B2 तो सही है, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि इसके कोई हल नहीं मिलेंगे, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि युगपत रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 2 है और 8x प्लस 6y बराबर 4 है, तो इसके कितने हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x प्लस 3y बराबर 2 दिया है और दूसरा समीकरण 8x प्लस 6y बराबर 4 दिया है। तो यहाँ से a1 अपान a2 हम लोग देख लें। a1 यहाँ देखिए 4 है और a2 यहाँ 8 है, तो 4/8 यानी 1/2। b1 अपान b2 को देख लें, तो b1 यहाँ पर 3 है और b2 6 है, ये भी 1/2 आ गया। और c1 अपान c2 की बात कर लें, तो c1 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर c2 4 है, ये भी 1/2 आ गया। इसका मतलब कि ये तीनों बराबर हो गए, यानी a1 अपान a2 बराबर हो गया b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2 के। इसका अर्थ है कि इसके अनंत हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ये जो ज्योमेट्री में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर सोई रहेंगी, लेटी रहेंगी, यानी एकदम कोइंसाइड करेंगी और संपाती होंगी, तभी ये अनंत हल मिल रहा है। आइए अब हम लोग यूनिक हल वाले समीकरण की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि यदि प्रणाली 6x माइनस 2y बराबर 3 और kx माइनस y बराबर 2 का एक अद्वितीय यूनिक हल है, तो क्या होना चाहिए। देखिए अद्वितीय हल होने के लिए क्या चाहिए कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये होना चाहिए। तो यहाँ से a1 अपान a2 हम लोग देख लें कि क्या है। यहाँ a1 है 6 और यहाँ a2 है k, और अब हम लोग देख लें कि b1 अपान b2 क्या है। तो यहाँ पर b1 है -2 और यहाँ b1 है -1, तो यहाँ b1 अपान b2 -2 अपान -1 है। अब क्या होना चाहिए कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो a1 अपान a2 6 अपान k है और ये डज नॉट इक्वल टू -2 अपान -1। अब आप देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k डज नॉट इक्वल टू -6, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो k बराबर डज नॉट इक्वल टू 6/2 और ये आ गया 3, यानी k की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 3 होनी चाहिए। यानी k का मान 3 नहीं होगा, 3 के बराबर नहीं होगा, तब ये बात सत्य होगी। और जैसे ही ये 3 हो जाएगा इसके बराबर आ जाएगा, यानी -2 -1 के बराबर आ जाएगा, तब ये यूनिक हल नहीं दे पाएगा। तो
k बराबर 3 रखने के पर ये यूनिक हल नहीं देगा, यानी k का मान 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये यूनिक हल देगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो में ये देखा कि जब दो रैखिक समीकरण दिए हों तो उनका यूनिक सॉल्यूशन, उनका अनंत सॉल्यूशन और इनका कोई सॉल्यूशन किस कंडीशन में नहीं हो सकता, ये बात हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। अब मैं अगली वीडियो में या इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पर युगपत समीकरण को हल करने के ट्रिक्स और मेथड पर बात करूंगा और कितने तरीके से किस किस मेथड से युगपत समीकरण को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में हमने ये देखा कि युगपत समीकरण अगर दिए हैं और उनके बारे में कोई हल है कि नहीं, कोई नहीं हल है और अनंत हल है, इनकी शर्तें क्या हो सकती थी, इनकी कंडीशन क्या हो सकती थी, इस पर हम लोगों ने बात किया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपकी भाषा में, सरल भाषा में, बिल्कुल आपके समझाने वाली भाषा में आपको वीडियो मिल सके। और बेल आइकन को टच करना न भूलें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।